हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम यू वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल आलोक इंडियन। मैं हूं आपका अपना आलोक इंडियन एंड टुडे इन ओशनोग्राफी वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मॉर्फोलॉजिकल डिवीजन एंड ओशन बॉटम रिलीफ। ओके, जैसा कि आपने देखा ओशनोग्राफी शुरू किया गया है और उसमें हम पढ़ रहे हैं अबाउट द ओशन डिवीजन। ओके, मतलब ओशंस का हम डिवीजन कर रहे हैं, जिसमें आपने बहुत सारे जोन्स अभी तक पढ़ लिया। फोर्टिक जोन, नेरेटिक जोन, दे आर इंपॉर्टेंट जोन्स। ओके, उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल डिविजन्स। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं मॉर्फोलॉजिकल डिवीजन होता क्या है। ये जो वर्ड है ना, मॉर्फोलॉजी वर्ड, ये कहाँ से आता है? ये ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड है एंड इसका मतलब होता है टू मेक या स्ट्रक्चर। ओके, इसका मतलब है कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? ओशियंस को स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम ओशियंस का डिवीजन करेंगे। ठीक है, ये है ओशियन, इसको हमने डिवाइड किया किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने। देन हम पढ़ेंगे एट लास्ट कि ओशियंस के बॉटम में कौन कौन से रिलीफ फीचर पाए जाते हैं। मतलब ओशियंस जो वाटर है उसके अंदर कौन कौन से रिलीफ फीचर या कह सकते हैं टोपोग्राफिकल फीचर्स पाए जाते हैं, उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। जैसे कि कॉन्टिनेंट की बात करें, कॉन्टिनेंट पे प्रेजेंट होता है माउंटेन्स, हिल, प्लेटू, प्लेन्स, वैलीज, ट्रेंच, इटीसी। एज इट इज एज सेम, ठीक है, हमारे ओशियंस के अंदर भी बहुत सारे टोपोग्राफिकल फीचर पाए जाते हैं, जिसमें हम प्लेटू की तरह ग्यूट पाते हैं, माउंटेन्स या हिल्स की तरह से सी माउंड पाते हैं, ट्रेंचेस पाते हैं एज वैलीज। ओके, तो आप देखेंगे, आप समझेंगे, आप इमेजिन करिएगा इन सारे टोपोग्राफिकल फीचर्स को। चलिए शुरू करते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल डिवीजन में हमें क्या करना है? फिजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे ओशन का डिवीजन करना है और उस डिवीजन में हमें हाईलाइट करना है किसको? डिस्टिंक्ट जोन्स को ऑफ ओशन अंडर वाटर टोपोग्राफी के। ओके, पढ़ लीजिएगा आराम से, मैं समझाने का काम शुरू करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले अगर ओशंस में फिजिकल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर देयर फॉर्मेशन। मतलब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इन फिजिकल स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में अपना योगदान देते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, या उसके साथ साथ जो भी टोपोग्राफिकल फीचर पाए जाते हैं, जैसे कि सबमरीन कैनियन हो गया, ग्यूट हो गया, सी माउंट हो गया, मिड ओशनिक रीच, ट्रेंचेस, ईटीसी, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल। सबसे पहले फैक्टर होता है सी वेव्स। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, प्रीवियस नॉलेज को यूज करिएगा। सी वेव की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कोस्टल लैंडफॉर्म। बहुत सारे कोस्टल लैंडफॉर्म आपने पढ़े होंगे, ठीक है। इनके फॉर्मेशन में जो सी वेव होता है वो क्या करता है? इरोजन करता है और डिपोजिशन करता है। अब ठीक है, सपोज करिए कि जब ओशियंस का फॉर्मेशन हुआ होगा, ओशियंस का फॉर्मेशन कब हुआ होगा? बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुआ होगा। आप अगर एनसीईआरटी पढ़े होंगे, एनसीईआरटी में जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाला जो चैप्टर है उसमें नीचे दिया हुआ है, ठीक है, उसके फॉर्मेशन का कैसे वो उसका निर्माण हुआ और कब निर्माण हुआ, ठीक है। तो ओशियंस के फॉर्मेशन को बात करें तो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ओशियंस का फॉर्मेशन हो गया, और जब इसका फॉर्मेशन हुआ तब से लेकर के आज तक ये सारे जो कारक हैं काम कर रहे हैं, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो एक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उसके इवोल्यूशन का, ठीक है, जिसका परिणाम है, जिसका रिजल्ट है कि आज ओशियंस में ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला हमने कहा सी वेव हो गया, ठीक है। तो सी वेव को हमने बताया कि इरोजन और डिपोजिशन के थ्रू वेरियस लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन करता है एट द कोस्ट, ठीक है, जिसको आप कोस्टल लैंडफॉर्म बोलते हैं। अब इरोजन एंड डिपोजिशन, सपोज करो इनिशियल ओशियंस है जिसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसा बाउंड्री वाउंड्री नहीं फॉर्म हुआ है, फिर सी वेव क्या किया? यहाँ पे इरोजन किया, यहाँ पे इरोजन करना शुरू किया, धीरे धीरे इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो गया। इरोजन तो कर रहा है लेकिन जो सेडिमेंट यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, फिर सी वेव जब बैक होगा तो अपने साथ सेडिमेंट को लेके जाएगा और उनका अरेंजमेंट करेगा, किनारों पर उनका एक अरेंजमेंट करेगा, धीरे धीरे उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये अरेंजमेंट कर दिया, यहाँ पे डिपोजिशन कर दिया अरेंजमेंट के, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे आप जो
हमारा कोस्ट पे जो भी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ देख रहे हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप देख रहे हैं, इनके फॉर्मेशन में सी वेव का बहुत ही बड़ा रोल होता है। सी वेव को और एक और फैक्टर जो है वो थोड़ा और हेल्प करता है। जैसे दूसरा फैक्टर हम लेते हैं रिवर्स। आपको पता है कि रिवर्स जो होता है कॉन्टिनेंट पर फ्लो करते 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 और उस पर इरोजन करते हुए फिर अपने साथ ट्रांसपोर्टेशन करते हुए बहुत सारा सेडिमेंट, बहुत सारा मलबा करोड़ों सालों से ले आकर के कहाँ जमा कर रही हैं? समुद्रों में जमा कर रही हैं, ओशंस में जमा कर रही हैं, सीज में जमा कर रही हैं। और फिर जब वो डेल्टा पे ला करके ढेर सारा मलबा ला के रख देती हैं, वो ढेर सारा सेडिमेंट ला के रख देती हैं, तो सी वेव फिर क्या करता है? सी वेव उनको अरेंज करता है। मतलब सी वेव जब वॉश होगा, बैक वॉश होगा, तो अपने साथ में मलबे को लेके जाएगी। और जब जाएगी तो ऐसा नहीं है कि सब एक साथ उठाया दूसरी जगह ले आकर रख दिया। भाई वो कोई रॉक का ढुक्का थोड़ी ना है, उसको लेके जाने का प्रयास करता और धीरे 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 वो गिरते हुए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो कोस्ट होगा उस पर एक तरह से सेडिमेंट का अरेंजमेंट होता चला जाएगा, जिसके वजह से हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप का डेवलपमेंट होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और यही रिवर्स जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा माना जाता है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सबमेरीन कैनियन। ठीक है, पढ़ेंगे सबमेरीन कैनियन के बारे में भी पढ़ेंगे आज। ओके, थर्ड फैक्टर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक अच्छे से आपको पता होगा, नहीं पता हो तो मेरे वीडियोस को प्लीज़ देखिएगा। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस है कि मैंने जो मैकेनिज्म बेस्ड प्लेट टेक्टोनिक का वीडियो बनाया ना, अगर उसको देख लिया, बिकॉज प्लेट टेक्टोनिक का यूज़ तो हर जगह होना है, इसलिए प्लेट टेक्टोनिक की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो प्लेट टेक्टोनिक की बात करें, अब प्रचार नहीं कर रहा हूँ अपना, भरोसा करो। प्लेट टेक्टोनिक की बात करें तो यहाँ पर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, 3 तरीके के प्लेट बाउंड्रीज होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री को सबसे पहले देख लेते हैं। आपको एक फिगर दिखाऊं, विश्वास करना। ये फिगर देखिए, ये फिगर किसका है? ये फिगर है मिड अटलांटिक रीजेस का। ठीक है, ये फिगर मिड अटलांटिक रीजेस का। और आप देख रहे हैं जैसे कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म्ड हुआ ना मिड अटलांटिक रीजेस का, उसके लिए जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ का रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट जो होता है अलग होता है, यहाँ पे रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट अलग है, इसकी वजह से ये स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो एक तो हो गया ये स्ट्रक्चर, कहीं ना कहीं हमारा जो मिड ओशनिक रीजेस होता है उसके स्ट्रक्चर्स में जो थोड़ा बहुत चेंजेस होता है उसके लिए ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ये चीज़ समझ गए। कन्वर्जेंट की बात कर लें, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, उसमें एक मान लेते हैं हम, ये ओशनिक प्लेट है और ये हमारा दूसरा प्लेट कौन सा है? कॉन्टिनेंटल प्लेट है। बिकॉज ओशनिक प्लेट इज डेंसर, तो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर जाए। कन्वर्जेंट का मतलब है दोनों आपस में एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं। ठीक है, इनका मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ये है, पास पास। तो ओशनिक प्लेट इसके अंदर जाना शुरू करेगा। ठीक है, तो क्या ओशियंस के किनारों पे फर्क नहीं पड़ेगा? सोचिए, एक प्लेट दूसरे के अंदर जाना शुरू कर दिया तो ओशियंस जो था उसके किनारों पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपने दिमाग में जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है उसके बारे में जस्ट इमेजिन करिए कि वहाँ पे जो पैसिफिक प्लेट है या अदर ओशनिक प्लेट है वो क्या कर रही है? कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर जा रही हैं। तो सबसे पहले तो यही आएगा कि भाई उनके किनारों पे तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, उनके किनारों पे जो स्ट्रक्चर होगा उस पर फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पे होगा वोल्केनिक इरप्शन, वो भी मैंने बताया था। तो वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू जो होगा वहाँ पे जो माउंटेन पाए जाएंगे, पहली बात तो वहाँ वोल्केनिक इरप्शन हुआ। ठीक है, दूसरी बात ये होगा कि जो वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू यहाँ पे क्या बनेगा? वोल्केनिक आइलैंड बनेगा, आइलैंड, और उसको हम आइलैंड आर्क भी कहते हैं। आइलैंड आर्क्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आइलैंड आर्क्स का फॉर्मेशन होगा। बहुत सारे आइलैंड आर्क्स हैं, जैसे बात करें फिलीपींस की, जैसे बात करें इंडोनेशिया की। ठीक है, तो ये सारे वोल्केनिक आइलैंड्स हैं। ठीक है, ये आइलैंड आर्क्स हैं। ओके,
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब इनका क्या होगा, इरोजन होगा, तो धीरे धीरे क्या करेंगे, पानी के अंदर चले जाएंगे, या किसी वजह से जब हमारा ओशियन लेवल चेंज होगा पानी के अंदर चले जाएंगे, तो वो किसका रूप ले लेंगे, सी माउंट का रूप लेंगे, सी माउंट का रूप लेंगे। और अगर उन आइलैंड का जो इरोजन है वो उस तरीके से हुआ कि उनका जो टॉप है वो फ्लैट हो गया, फ्लैट टॉप हो गया, ठीक है, फ्लैट टॉप हो गया, तो किसका फॉर्मेशन होगा, ग्योट का फॉर्मेशन होगा, हिंदी में ग्योट का फॉर्मेशन होगा। समझ में आया ये बात? तो इस तरीके से देखो सारे फीचर्स मैं फॉर्म कर रहा हूं। फिर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री हो गया, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री देखते हैं। डाइवर्जेंट मतलब एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जाएगा, ठीक है। अब प्लेट आपस में दूर जाएगा तो वहां पे एक ओपनिंग होगा, जब ये दूर जाएगा तो यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होगा, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन होगा, तो इसके थ्रू फॉर्मेशन क्या होगा, मिड ओशनिक रिजेस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, मिड ओशनिक रिजेस का फॉर्मेशन होगा। और दूसरी बात क्या होगी, एक तो मिड ओशनिक रिजेस का फॉर्मेशन होगा, दूसरा सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगा, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा कि जो ओशियंस का एरिया है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है। एक तरफ आप देखेंगे कि जहाँ पे हमारा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पाया जाता है ओशियंस के किनारों पर, वहाँ ओशियंस धीरे धीरे श्रिंक होगा, और जहाँ पर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पाया जाता है वहाँ ओशियंस ओपन होगा, ओशियंस का एरिया धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो सारी फैक्टर्स लगभग मैं तीन फैक्टर बता दिया ना, प्लेट टेक्टोनिक बता दिया, चौथा फैक्टर लिख लो, इमर्जेंस एंड सबमर्जेंस। अब ये किसी वजह से हो, चाहे क्लाइमेट चेंज की वजह से इमरजेंस एंड सबमर्जेंस हो, ठीक है, या कोई इंडोजेंटिक फोर्सेस की वजह से इमरजेंस एंड सबमर्जेंस हो, ठीक है। जब ये इमरजेंस एंड सबमर्जेंस होगा तो नेचर ऑफ कोस्ट चेंज होगा। फॉर एग्जांपल ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, दोनों का नेचर चेंजेस, दोनों का नेचर सेम थोड़ी ना है, अलग अलग नेचर है, ठीक है। तो कोस्ट किस प्रकार से है, इमरजेंस कोस्ट है या सबमर्जेंस कोस्ट है, डिपेंडिंग अपॉन दैट देयर कैरेक्टरिस्टिक कैन बी डिफाइंड, ठीक है। पांचवा फैक्टर क्या हो सकता है, कोई हो सकता है, हाँ, सी लेवल चेंज तो खैर आ ही गया, इमरजेंस और सबमर्जेंस में मैंने बता ही दिया, वही है सी लेवल चेंज, ठीक है। इमरजेंस और सबमर्जेंस किसी कारण से भी हो, उसमें से एक कारण हमारा सी लेवल चेंज हो सकता है। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर एंड गो इनटू द डेप्थ ऑफ द लेक्चर। पहले आता बीच, ठीक है। अब आप बीच पे हो, अब सोचो बीच पे हैं और धीरे धीरे ओशियंस के अंदर जाना शुरू कर रहे हैं, तो आप ओशियंस के अंदर जब जाना शुरू करते हैं तो ऐसा तो नहीं अचानक से डूब गया, मतलब गया टक से अंदर, नहीं, ऐसा नहीं होता ना। आप देखेंगे पानी का जो लेवल होता है वो एक क्रम में आपको ओवर पास करेगा, ठीक है। मतलब पानी थोड़ा आगे गए यहाँ तक आया, फिर और आगे गए तब यहाँ तक आया, फिर और आगे गए यहाँ तक आया, फिर और आगे गए तब यहाँ तक आया। इसका मतलब है कि वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ओशियंस का, जो स्लोप है वो क्या है, वो बहुत ही धीरे धीरे चेंज हो रहा है, मीन्स ग्रेजुअल चेंज इन द स्लोप, ओके। उसी को कहते हैं हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, जब ओशियन में जाना शुरू करते हैं सबसे पहले मिलता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यहाँ पे जो स्लोप होता है वो बहुत ही जेंटल होता है, बहुत ही धीरे धीरे ग्रेजुअल रूप में चेंज होता है, ठीक है। और स्लोप देखेंगे तो आप एक से भी कम होगा, ओके। फिर आप थोड़ा और आगे गए, थोड़ा और आगे गए। अब सपोज करो आप पहने हो ऑक्सीजन मास्क वगैरह पहने हो, ठीक है, सिलेंडर पीछे टंगा हुआ है, आप ओशियंस के एकदम तली को छूते हुए जा रहे हो, ठीक है, मतलब ओशियन का जो बॉटम है, किनारों पे जो बॉटम है उसको छूते हुए जा रहे हो। तो आप चलते जा रहे हो, चलते हो, पानी आपसे ऊपर हो चुका है, बट आप चल रहे हो, लेकिन धीरे धीरे ही चेंजेस आ रहा है। फिर अचानक से एक पॉइंट आएगा जिसके बाद से आप देखेंगे कि जो स्लोप है वो अचानक से चेंज हुआ, मतलब अब वहाँ से आप गिरना ही गिरना, आपको अब आप चल नहीं पाओगे, आप गिरोगे अचानक से, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सेल्फ ब्रेक। वो ट्रांजिशनल पॉइंट जहाँ से हमारा स्लोप अचानक से चेंज होता है उसको कहते हैं सेल्फ ब्रेक। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप का जो स्लोप होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। सेल्फ पे जो स्लोप था, जो ग्रेडियंट था वो कम था, ठीक है।
कॉन्टिनेंटल स्लोप पे ग्रेडियंट थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर आप थोड़ा और आगे जाएंगे, अब यहाँ पे अब सपोज करो यहाँ कोई सेडिमेंट है, कोई सेडिमेंट है, यहाँ से गिरना शुरू किया तो फॉल होता होता कहीं न कहीं जाके रुकेगा। उसके बाद फिर जब रुकेगा तो यहाँ पे उसका डिपोजिशन धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। कल को ये जमा होते होते ये एरिया और बड़ा हो जाएगा। तो ये जो एरिया बड़ा हो जाएगा जहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है, धीरे धीरे जो हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप वाला एरिया वो रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा जो सेडिमेंट्स है वो डिपोजिशन होना शुरू कर देता है, उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल राइज बोलते हैं। जहाँ पे सेडिमेंट अचानक से गिरने के बाद डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अचानक से किस पे गिरेगा? कॉन्टिनेंटल स्लोप पे गिरेगा। तो कॉन्टिनेंटल फिर हमें क्या मिलेगा? राइज मिलेगा, ठीक है। और ये कॉन्टिनेंटल जो राइज होता है ये हमारा ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशंस। अब इसको हम पूरे वर्ड में बोलते हैं ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड ओशियनिक प्लेट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो समुद्र का पानी आप देख रहे हो ना, उसके अंदर सब का सब ओशनिक क्रस्ट नहीं है, उसके अंदर एक बड़ा हिस्सा हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का भी है। सो बी अवेयर कि ओशनिक वाटर के अंदर, समुद्र के पानी के अंदर किनारों पर एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का पाया जाता है। किसका पाया जाता है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का पाया जाता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे जो हमारा है वो क्या है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ है एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप है। ये दो चीज़ें जो है वो किसका पार्ट है? वो हमारे कॉन्टिनेंटल प्लेट के पार्ट हैं, ठीक है। ये दोनों हमारे कॉन्टिनेंटल प्लेट के पार्ट है। इसमें दो ट्रांजिशनल जोन आपने देखा, एक है सेल्फ ब्रेक और दूसरा हमारा कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है, कॉन्टिनेंटल राइज। तो जो कॉन्टिनेंटल राइज है यही वो ट्रांजिशनल जोन है जो कॉन्टिनेंटल प्लेट वाले पार्ट को और ओशनिक प्लेट वाले पार्ट को अलग करता है। वहाँ पे थोड़ा सा उभार रहता है, थोड़ा सा क्या रहता है? राइज रहता है, ठीक है। तो यहाँ से अब आपका जो कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट अलग अलग हो गए। नेक्स्ट जैसे हम उसमें अंदर जाते हैं फिर हमें मिलता अबेशल प्लेन, ठीक है। क्या मिलेगा? अबेशल प्लेन मिलेगा। अबेशल प्लेन वो टोटली किस पे है? वो ओशियनिक प्लेट पे है। अब अबेशल प्लेन कहने का मतलब है कि जैसे आपने टॉपिक देखा था कि हमारा जो ओशियन बॉटम रिलीफ की बात आप कर रहे थे, तो अब आप कहाँ आ गए? ओशियन के बॉटम पे आ चुके हैं। और ओशियन के बॉटम पे आपको मिलेगा मिड ओशनिक रीजेस मिलेंगे, ट्रेंचेस मिलेंगे, सी माउंट मिलेंगे एंड ग्योट मिलेगा। ये है ग्योट, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग, आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप पे एक और चीज़ मिल सकता है जिसका नाम है सबमेरीन कैनियन। तो चलिए एक एक करके सारे फीचर्स को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो 2 बार अच्छे समझा दिया, आई थिंक आपका रिवाइज भी हो गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो एक बात लिखा था, जियोलॉजिकली दे आर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। कौन? कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप। ओके, चलिए सेल्फ की बात करते हैं। अब हम एक्चुअली कॉन्टिनेंटल सेल्फ के पहले कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे और बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस तो उसके इम्पोर्टेंस को भी पढ़ेंगे। जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है ये हमारा एक्सटेंडेड मार्जिन है, किसका? कॉन्टिनेंट्स का, जो ऑक्युपाइड बाय रिलेटिवली शालो सी एंड गल्फ। ओके, इट मीन्स दैट जो हमारा कॉन्टिनेंटल सेल्फ है ये सॉलोएस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन है। सॉलोएस्ट मतलब छिछला, कम गहरा, ठीक है। स्लोप की बात करें तो मैंने पहले ही बताया था 1 डिग्री और इससे भी लेस होता है स्लोप, बहुत ही जेंटल स्लोप है। ओके, विड्थ कोई काम का नहीं है, जान लीजिए। एवरेज विड्थ 80 किलोमीटर, ठीक है। और ये एक ओशन से अदर ओशंस में डिफर करता है। नो मैटर, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। डेप्थ
30 मीटर से 600 मीटर कोई मतलब नहीं। कभी पूछ लिया बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा तो पूछ लेगा कैरेक्टरिस्टिक तो बता देना, बाकी नॉट आई डोंट थिंक कि यूपीएससी इतना पूछेगा। नोट, कॉन्टिनेंटल सेल्फ ऑक्युपाइड अबाउट 7.5%, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कभी इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, 7.5% ऑफ वर्ल्ड ओशियन सरफेस एरिया, वर्ल्ड ओशियंस के जो टोटल सरफेस एरिया है उसका 7.5% ऑक्युपाइड बाई व्हाट, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। ठीक है, जियोलॉजिकली वही बात, कॉन्टिनेंटल सेल्फ इज अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल लैंड मास। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा। जो साइबेरियन सेल्फ है इन आर्कटिक ओशियन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल सेल्फ। ये देखिए, ये है आपका कुछ साइबेरियन सेल्फ, ईस्ट साइबेरियन सेल्फ। ठीक है, साइबेरिया मतलब समझ रहे हैं ना, रशिया, रशिया के ऊपर जो आर्कटिक ओशन में हमारा जो रशिया वाला पार्ट है, ठीक है, ये है ईस्ट साइबेरियन सेल्फ। तो ये जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा बड़ा कॉन्टिनेंटल सेल्फ है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या इम्पोर्टेंस है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ का क्या इम्पोर्टेंस है। पहला, रिच मिनरल रिसोर्सेज। सबसे पहली बात क्या हो गया, रिच मिनरल रिसोर्सेज, मतलब कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो होता है वहाँ पे बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जिसका एक एग्जांपल है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, PMN, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंटल सेल्फ पे पाए जाते हैं ऑफ ऑल ओशियंस। ठीक है, एंड मोस्ट कॉमनली इन इंडियन एंड अटलांटिक ओशियंस। लेट मी सी, देख रहे हैं ये है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। ओके, जिसके बारे में आप बहुत सारी बातें यहाँ पे वैल्यूएबल बातें आप देख सकते हैं। ठीक है, वैल्यूएबल मिनरल रिसोर्स फाउंड इन द ओशियन फ्लोर, ये सब ETC सब लिखा है। ओके, कैसा दिखता है तो ये देख सकते हैं। ओके, दे कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेटल लाइक कोबाल्ट, कॉपर, मैग्नीशियम, ETC, जो कि एसेंशियल फॉर बैटरी मेटल्स। ठीक है, ओके, तो आपने देखा पॉलीमेटेलिक नोडुल्स। सेकेंड है एनर्जी रिसोर्स। ओके, जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है वो एनर्जी रिसोर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात आप ये समझिएगा, फोर्टिक जोन और नेरेटिक जोन कहाँ पाया जाता है भाई, कॉन्टिनेंटल सेल्फ से लगे हुए पार्ट में पाया जाएगा। ठीक है, फोर्टिक जोन, नेरेटिक जोन, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स होंगे, ओशनिक ऑर्गेनिजम्स, ओशनिक बायोटिक लाइफ। ओके, तो उसके वजह से क्या होगा, जब वो डेड करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, तो वो वहाँ पे जो है क्या बनाएंगे, एनर्जी रिसोर्स का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मीथेन हाइड्रेट्स आर फाउंड ऑन कॉन्टिनेंटल सेल्फ्स। ओके, 20% ऑफ वर्ल्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉन्टिनेंटल सेल्फ। ओके, लो आ गया बायोटिक रिसोर्स, रिच इन बायोटिक रिसोर्स। अब अगर पिछला वीडियोस आपने देखा होगा तो मुझे यहाँ पे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट मैं बताऊँगा। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा कॉन्टिनेंटल जो सेल्फ होता है वो रिच इन बायोटिक रिसोर्स होता है, बिकॉज ऑफ, क्यों, पहला ड्यू टू प्रेजेंस ऑन द बाउंड्री ऑफ टू इकोसिस्टम, लैंड एंड वाटर। ठीक है, तो ये दो इकोसिस्टम के बीच में प्रेजेंट होता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ, लैंड एंड वाटर, जिसको कहते हैं इकोटोन। ओके, तो ये पहला बात हो गया, क्यों बायोटिक रिसोर्स में रिच होता है। दूसरा, न्यूट्रिएंट फ्रॉम कोस्ट, रिवर, माउथ। ठीक है, मैंने जो पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने नेरेटिक जोन का फॉर्मेशन किया था, तो नेरेटिक जोन का फॉर्मेशन के पीछे जो कारण बताया था वो यही कारण से थे। ठीक है, कि न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो हमें कोस्ट से और वो हमें रिवर के माउथ से ऑब्टेन होता है। उन न्यूट्रिएंट्स को खा करके जो हमारा प्राइमरी फूड प्रोडक्शन वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है,
जैसे फोटोप्लैंक्टन एंड जू प्लैंक्टन्स वहाँ पे ग्रो होंगे। जब उनका ग्रोथ होगा तो उसके वजह से बाकी ऑर्गेनिजम्स उनसे खींचे आएंगे और वहाँ पे एक फूड चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड वाटर, ऑक्सीजनेटेड वाटर आपको पता है किसकी वजह से होगा, सी वेव की वजह से होगा। जब सी वेव बाहर जाता है तो अपने साथ कुछ ऑक्सीजन को ट्रैप करके पानी के अंदर ले आता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड वाटर वहाँ पे पाए जाते हैं एट द व्हाट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, फोटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स ग्रो इन दिस रीजन। ओके, तो ये मैंने बताया ही, फोटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स यहाँ पे ग्रो करेंगे, जो अट्रैक्ट करेंगे फिशेस को एंड अदर मेराइन ऑर्गेनिजम्स को। इसी वजह से यहाँ पे एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रंट लाइन नेचुरल बफर जोन, दे एक्ट लाइक व्हाट, फ्रंट लाइन नेचुरल बफर जोन। ये अपना नहीं एक्ट करेंगे, ये ऐसा कंडीशन, ऐसा सुटेबल कंडीशन देते हैं कि वहाँ पे कुछ चीज़ें ग्रो होंगी। और वो चीज़ें क्या करती हैं, जब भी कोई नेचुरल हैजार्ड्स होते हैं तो उसको, उसके एनर्जी को कंज्यूम करने का काम करते हैं। जैसे कि सपोज देखिए मैं समझाता हूँ, रिफर्स टू नेचुरल बैरियर्स और इकोसिस्टम दैट प्रोवाइड्स द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट नेचुरल हजार्ड सच एज स्टॉर्म्स, फ्लड्स एंड कोस्टल इरोजन। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा किसका, कोरल्स का या कोराल्स का, जो भी आप पढ़ते हो, कोरल या कोराल्स। ठीक है, तो कोरल या कोराल्स जो होते हैं उनका ग्रोथ कहाँ पे होगा, उनका ग्रोथ होगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे। ठीक है, मोस्टली दे आर ग्रो एट कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे ये ग्रो होंगे, आप सपोज करो कि ये हमारा कोई ओशियन है, यहाँ पे हमने ग्रो कर दिया कोरल्स का। ठीक है, कोरल्स यहाँ पे ग्रो हो गए। अब यहाँ पे सपोज करो कि कोई वेव आ रहा है, कोई वेव आ रहा है, जब इनसे पास होकर के जब इन पे गिरेगा तो बस ब्रेक इन वेव। ठीक है, वेव ब्रेक होगा या उसका जो एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो जिसके वजह से हमें एक तरह से प्रोटेक्ट करता है ये। ठीक है, तो देखिए लिखा है कैपेबल ऑफ ऑब्जॉर्बिंग मोस्ट ऑफ डिसरप्टिव फॉर्म ऑफ स्टॉर्म्स, टाइडल सर्ज एंड सुनामी। ठीक है, फिर जो हमारा सोलो कोस्ट होता है या सालो कोस्ट होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है, नियर द कोस्ट आर आइडियल प्लेस फॉर द ग्रोथ ऑफ रिच मैंग्रोव फॉरेस्ट। जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं ना, वहाँ पे मैंग्रोव्स का जो ग्रोथ होता है पाया जाता है। और ये जो मैंग्रोव्स होते हैं, ठीक है, ये एक्ट करते हैं एज ए प्रोटेक्टिव वॉल ड्यूरिंग द सुनामी, ड्यूरिंग द स्टॉर्म्स। ठीक है, तो देखिए जो मैंग्रोव्स होते हैं ऑफ उड़ीसा एंड तमिलनाडु, फॉर एग्जांपल है ये, फॉर एग्जांपल है मैंग्रोव्स ऑफ उड़ीसा एंड तमिलनाडु एक्टेड एज ए प्रोटेक्टिव वॉल अगेंस्ट सुनामी 2004। अदरवाइज जितना डिस्ट्रक्शन हुआ था, जो थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन या जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ था, उससे कहीं ज़्यादा वर्स्ट हो सकता था। चलो, एक तो मैंग्रोव्स जो हो गए प्रोटेक्टिव वॉल की तरह एक्ट करते हैं। दूसरा, मैंग्रोव्स होते हैं प्रोवाइड्स नेचुरल हैबिटाट्स, किसके लिए, फॉर मेराइन एनिमल्स एज वेल एज लैंड एनिमल्स। जैसे एग्जांपल बंगाल टाइगर, सुंदरबन डेल्टा। वन मोर थिंग यू हैव टू नोट अबाउट कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो नेचर ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये डिटरमाइन करता है शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, मतलब वहाँ पे शिप बिल्डिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या वहाँ पे शिप रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर इफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ वो सालो है एंड वाइडर है, सालो का मतलब है छिछला, मतलब कि जैसे सपोज करो ये तो गहरा हो गया, अब ये है। ठीक है, अब शिप को आने के लिए, कोस्ट तक आने के लिए थोड़ा सा डेप्थ होना चाहिए ना। तो अगर डेप्थ नहीं है, सालो है और वाइडर है, तो शिप को डिफ़िकल्ट होगा किसमें, नेविगेशन में। इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर द शिप टू नेविगेट। ओके, देयरफॉर इम्पॉसिबल टू बिल्ड पोर्ट एज सच कोस्ट, ऐसे कोस्ट पे पोर्ट को बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ओके, एग्जाम्पल की बात करें वेस्टर्न मार्जिन। ठीक है, वेस्टर्न मार्जिन जो इंडिया का होता है,
ये नेचुरली मोर सुटेबल है फॉर शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू डेवलप। शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, ज़्यादा सुटेबल है। क्यों? क्योंकि सालो नहीं है, ये वाइडर नहीं है, ये थोड़ा इंडेंटेड है, मतलब कटा फटा टाइप का है। ठीक है, इंडेंटेड है, ध्यान से देखो, कटा फटा टाइप का है। तो इसीलिए जो वेस्टर्न मार्जिन है हमारा इंडिया का सुटेबल होता है किसके लिए? शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। सेकंड है अटलांटिक ओशियन। तो अटलांटिक ओशियन का जो कोस्ट लाइन है ये हाईली इंडेंटेड है। हाईली इंडेंटेड का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कटा फटा है, विच मेक इट आइडियल फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। ठीक है, जो इसको क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा आइडियल बनाता है नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स के लिए। देखो, सेकंड आता सेल्फ ब्रेक, जल्दी से पढ़ते हैं। ये एक ट्रांजिशनल जोन है। ठीक है, रिफर टू द पॉइंट वेयर कॉन्टिनेंटल सेल्फ ट्रांजिशंस इनटू द स्टीपर कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, जहाँ पे हमारा जो कह सकते हैं ग्रेजुअल स्लोप वाला कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है वो ट्रांजिशंस होता है इनटू द स्टीपर कॉन्टिनेंटल स्लोप। ओके, मतलब कि ये दोनों के बीच में कॉन्टिनेंटल सेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप के बीच का जो ट्रांजिशनल जोन होता है उसको हम कहते हैं सेल्फ ब्रेक। ओके, देन कॉन्टिनेंटल स्लोप। जो कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, ठीक है, ये स्टीपली स्लोपिंग एरिया है ऑफ द ओशियन फ्लोर। ठीक है, ओशियन फ्लोर का सबसे स्टीपली स्लोपिंग एरिया है। ठीक है, जो लाई करता है, किसके बीच में लाई करता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ के और कॉन्टिनेंटल राइज के बीच में लाई करता है, जैसे आपको दिखाया था मैंने। ठीक है, इट बिगेन्स वेयर द बॉटम ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप शार्पली ड्रॉप्स ऑफ इनटू ए स्टीप स्लोप। ठीक है, मैंने बताया था कि जब हमारा जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है जब ख़त्म होता है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या है? ग्रेजुअल स्लोप वाला एरिया है। जब ख़त्म होगा तो उसके बाद अचानक से जो स्लोप होता है वो तेज हो जाता है, उसी को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। द स्टीपर gradient of continental slope helps the sediments to slide down toward the deeper ocean। ठीक है, हाँ, मतलब ये जो स्लोप होता है वो किस में हेल्प करेगा? सेडिमेंट्स को, ताकि इससे ड्रॉप हो डीपर ओशियंस में। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं। पहला स्लोप जनरली 4 से 6 डिग्री होता है। इट कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन के आधार पे ये वेरी कर सकता है। एंड अदर ओशियंस में इनका स्लोप अदर होगा, तो कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली आपको जानना नहीं है। ठीक है, इन सम एरियाज द ग्रेडियंट्स कैन बी एज लो एज 1 डिग्री और स्टीप एज कैन बी 25 डिग्री और मोर, स्पेशली नियर टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन। ये जान लीजिए कि जहाँ टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है वहाँ पे स्लोप हाई होगा, या सबमरीन कैनियन वाले रीजन्स में जो स्लोप होता है किसका? कॉन्टिनेंटल स्लोप का, वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इट कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 8.5%, मतलब कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ से ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है कौन? कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, ऑफ द अर्थ ओशियंस फ्लोर बट वेराइज फ्रॉम वन ओशियन टू अनदर। कंडीशन अप्लाई। ठीक है, TNC, टर्म एंड कंडीशन। अटलांटिक ओशियन की बात करें तो अटलांटिक ओशियन में जो कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है सबसे वाइडेस्ट होता है। पैसिफिक में थोड़ा कम होगा, इंडियन में थोड़ा सा और कम होगा। तो अटलांटिक ओशियंस में जो कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है वो सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट होता है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप usually occupied with sediments and gravels and no significant minerals deposits are found। कोई भी significant mineral deposits नहीं पाया जाता है, जैसे कि आपने कॉन्टिनेंटल सेल्फ के केस में देखा था। क्या देखा था? पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकल फीचर्स की बात करें तो सबमरीन कैनियन वाला फिजिकल फीचर यहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है, सबमरीन कैनियन ये देखिए ऐसे होता है। मिटाओ, ध्यान से देखो, ये क्या है? यहाँ से इसका गैप शुरू हुआ है और ये जो है एक तरह से जो नाला नहीं होता वैसे बड़ा नाला, सकरा नाला, सॉरी सकरा क्या बोलते हैं, नारो। ठीक है, हाँ, तो
इज सबमरीन कैनियन क्या होता है आप देख लेते हैं। सबमरीन कैनियन इज लॉन्ग, नारो एंड वेरी डीप वैली और ट्रेंच विच आर लोकेटेड ऑन कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड स्लोप विथ वर्टिकल वॉल्स। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये सिर्फ स्लोप पे पाया जाता है, सेल्फ से इसकी शुरुआत होती है, इवन रिवर के माउथ से इसकी शुरुआत होती है। वहाँ पे जो रिवर एक फोर्स के साथ में जब पानी को ला करके छोड़ेगा वहाँ पे, तो उसके वजह से वो क्या करेगा, वहाँ एक चैनल के रूप में बना लेगा, ठीक है, एक चैनल बना लेगा जिसको हम सबमरीन कैनियन कहते हैं। और ये जो होता है इसका जो मतलब कि एक्सटेंशन होता है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से लेकर के स्लोप तक का होता है, ठीक है। और स्लोप पे तो और ज़्यादा विड्थ बढ़ जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पे उसको स्लोप मिल गया फिर से, ठीक है। तो स्लोप की वजह से जो सेडिमेंट होगा वो और तेज़ी से नीचे भागेगा, ठीक है। तो मोस्टली फाउंड बिलो माउथ ऑफ रिवर्स। ये देखो सबमरीन कैनियन, ठीक है, आपको दिख रहा है ये रिवर है, ये है रिवर, ये आया पानी छोड़ा, यहाँ से बनना शुरू हुआ, ठीक है। पहले ये था कॉन्टिनेंटल सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे कैसे पहचान लिया मैंने कॉन्टिनेंटल सेल्फ, स्लोप कम है, फिर अचानक से सेल्फ ब्रेक हुआ, सेल्फ ब्रेक, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। तो यहाँ से ये फैला हुआ है, ओवेसल प्लेन तक देखो जा रहा है, यहाँ पे ला करके फैन का फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं, फैन टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेडिमेंट्स जो होंगे सब बाहर निकलना शुरू करेंगे और डिपॉजिट होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा इरेज करूँ, कैसे इरेज होगा, हाँ। तो अब स्ट्रक्चर ध्यान से देख लो, जैसे बड़ा सा नाला बन गया हो, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है सबमरीन कैनियन। सो ऑप्टेन नोट है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्टेन एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ ऑफ लार्ज रिवर अप टू कॉन्टिनेंटल स्लोप थ्रू कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में हुडसून कैनियन है, ठीक है, देख लेना इसके बारे में न्यूयॉर्क में। द लार्जेस्ट सबमरीन कैनियंस इन द वर्ल्ड अकर इन बेरिंग सी ऑफ अलास्का। अलास्का के बेरिंग सी में लार्जेस्ट सबमरीन कैनियंस होता है। सबमरीन कैनियंस आर मेनली फॉर्म ड्यू टू, कैसे बनता है सबमरीन कैनियंस, ठीक है, इरोजन बाय टर्बिडिटी करंट। पहला फैक्टर है टर्बिडिटी करंट के इरोजन से, बताता हूँ क्या होता है टर्बिडिटी करंट। दूसरा स्लम्पिंग एंड मास वेस्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि अचानक से जैसे मास वेस्टिंग और स्लम्पिंग हमारे कॉन्टिनेंट्स पे होता है, वैसे ही ड्यू टू द स्लोप क्या होगा। अब जैसे सपोज करो ये स्लोप है, ये स्लोप है, और यहाँ पे कोई सेडिमेंट्स जो है डिपॉजिट हो रहा, अचानक से ग्रेविटी के थ्रू जो फॉल करना शुरू कर दे, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, यहाँ पे कैनियन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। स्लम्पिंग एंड मास वेस्टिंग, तो ऐसा होता ना पूरा ये एरिया स्लम्प हो जाएगा, ओके। मास वेस्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप का स्लम्पिंग और मास वेस्टिंग की वजह से। दूसरा टर्बिडिटी करंट जो हमने बताया पहला फैक्टर, तो टर्बिडिटी करंट होता है ना, टर्बिडिटी करंट ये अंडर वाटर करंट होता है, जो कि पानी के अंदर जो होता है जब हमारा सेडिमेंट से लदा हुआ लेडेन, ठीक है, सेडिमेंट बहुत ज़्यादा सेडिमेंट पानी दोनों मिक्स है और तेज़ी से मूव करता है डाउन द स्लोप, कहने का मतलब ये स्लोप है। अब पानी along with the sediment मूव करेगा तो यहाँ पे इरोजन करेगा, और इसके वजह से जो होता है हमारा किसका फॉर्मेशन होगा, हमारा सबमरीन कैनियन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इट प्ले ए सिग्निफिकेंट। अब टर्बिडिटी करंट कैसे बनेगा भाई, पानी में ला करके सेडिमेंट तो बाहर से सी वेव और रिवर्स ला के जोड़ रहे हैं ना, तो टर्बिडिटी करंट उसकी वजह से बन जाएगा। मतलब पानी सेडिमेंट के साथ मिला है और वही जो है मूव करना शुरू कर दिया किसके साथ, स्लोप के अकॉर्डिंग, दैट इज टर्बिडिटी करंट, नथिंग एल्स। इट प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द ओशियन फ्लोर एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग सेडिमेंट अक्रॉस द सी फ्लोर। टर्बिडिटी करंट का जो रोल है, ठीक है, ये रीडिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ सेडिमेंट में ये भी, जैसे सी वेव मैंने बताया था ना, रीडिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ क्या करता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है सेडिमेंट का, वैसे ही टर्बिडिटी करंट भी सेडिमेंट के रीडिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। और शेपिंग ऑफ ओशन फ्लोर, ठीक है, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, फिजिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन मतलब शेपिंग, तो इसमें टर्बिडिटी करंट का भी रोल है।
ठीक है। कॉन्टिनेंटल राइज, नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंटल राइज। तो कॉन्टिनेंटल राइज मैंने बताया था कि अब यहाँ पे जो है क्या हुआ था, स्लोप बढ़ गया, स्लोप बढ़ा तो सेडिमेंट नीचे आना शुरू किया, नीचे आने के बाद कहीं कहीं डिपॉजिट होगा शुरू होगा ना, तो जहाँ डिपोजिशन सेडिमेंट का शुरू होता है वहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा हो जाएगा। अब सपोज करो मैं ऐसे दिखाना चाहूँ कि ये है हमारा कॉन्टिनेंटल सेल्फ, फिर हमारा स्लोप हो गया, तो इसके बाद स्लोप के बाद फिर हमारा क्या होगा, राइज आएगा। ठीक है, यहाँ पे सेडिमेंट जो डिपॉजिट हो रहा है ना, तो ये इसकी वजह से क्या होगा, उठ जाएगा ये हिस्सा, तो इसको कॉन्टिनेंटल राइज बोलेंगे। क्या, कॉन्टिनेंटल राइज। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल जो राइज है, पहली बात तो ये क्या था, ट्रांजिशनल जोन था बिटवीन द कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड अबेसल प्लेन। दूसरी बात ये था कि जो हमारा ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसके बीच भी ट्रांजिशनल जोन होता है। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल राइज जो होता है इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिलेटिवली जेंटल ग्रेडियंट एंड एक्सटेंसिव सेडिमेंट डिपॉजिट्स। ठीक है, डिपॉजिट ऑफ सेडिमेंट, ओके, मार्किंग द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टीपर कॉन्टिनेंटल स्लोप टू द फ्लैटर अबेसल प्लेन। सारी बातें समझा दिया हूँ। ठीक है, ट्रांजिशनल बिटवीन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट, ये भी समझा दिया हूँ। स्लोप की बात करो 0.5 to 1 डिग्री, मतलब यहाँ स्लोप थोड़ा कम होगा। ठीक है, विथ इंक्रीजिंग डेप्थ इट बिकम फ्लैट एंड मर्ज विथ अबेसल प्लेन। जैसे जैसे आप और अंदर जाओगे तो आप देखोगे कि जो हमारा कॉन्टिनेंटल राइज होता है वो धीरे धीरे फ्लैट होना शुरू होता है और पता ही नहीं चलेगा कब ये अबेसल प्लेन के साथ मिल गया। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है, कॉन्टिनेंटल राइज है, ये ग्रेजुअल डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंटल राइज का फॉर्मेशन हुआ है। फिर ये अबेसल प्लेन आ जाएगा। 10 कॉन्टिनेंटल राइज इज ए डिपोजिशनल फीचर। जो कॉन्टिनेंटल राइज है वो कैसा फीचर है, डिपोजिशनल फीचर है। ओके, सबमरीन फैन, सबमरीन फैन मैंने बताया था, कैनोन के नीचे बताया था सबमरीन फैन का फॉर्मेशन होता है। तो ए सबमरीन फैन इज अ लार्ज फैन शेप डिपॉजिट्स ऑफ सेडिमेंट्स दैट अक्युमुलेट ऑन ए ओशियन फ्लोर, टिपिकली at the base of the continental slope. At the base of continental slope, these fans are formed by deposition of sediment transported by turbidity current and other underwater flows. ठीक है, तो सिंपली ये क्या है, ऐसा होगा, सेडिमेंट आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, यहाँ पे आने के बाद फ्लोर पे ऐसा शेप बनाता है, इसी को हम कहते हैं सबमरीन फैन। ठीक है, ऐसा शेप ही बनता है। अबेसल प्लेन, द लास्ट वन। ठीक है, अबेसल प्लेन ये जो होता है डीप सी प्लेन, इसको डीप सी प्लेन भी कह सकते हैं क्योंकि यही सबसे डेप्थ वाला पार्ट है। ठीक है, इस फ्लैट एरिया है, ग्रेडियंट 1 डिग्री से भी कम ऑफ ओशियन फ्लोर फाउंड एट द डेप्थ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3 से 6000 मीटर। ठीक है, दीज एबेसल प्लेन्स दीज प्लेन्स एमोंग द फ्लैटेस्ट एंड स्मूथेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ। मतलब पूरे अर्थ पे कॉन्टिनेंटल और ओशनिक पार्ट दोनों को भी मिला लें तो सबसे फ्लैटेस्ट पार्ट जो होता है पूरे अर्थ का वो क्या है, अबेसल प्लेन है। ये बहुत ही एक्सटेंसिव पार्ट है ओशनिक फ्लोर का, मतलब कि ओशनिक फ्लोर पे अगर सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव कोई चीज़ है तो वो अबेसल प्लेन है। अप्रॉक्सीमेटली 40% एरिया कवर करता है पूरे ओशियंस का। ठीक है, मेड अप ऑफ ओशनिक क्रस्ट बेसाल्ट। मैंने आपको बताया कि अबेसल प्लेन टोटली क्या है, ओशनिक क्रस्ट है। बाकी कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये सब क्या थे, कॉन्टिनेंटल स्लोप, सेल्फ और स्लोप क्या थे, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के हिस्से थे। और जिसमें आप देख रहे हो जो कॉन्टिनेंटल राइज है वो ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन द अबेसल, बिटवीन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। ओके, नेक्स्ट, ओशियन डीप और ट्रेंचेस। तो अबेसल प्लेन पे ही आप देखेंगे कि हमें क्या मिलेगा, ट्रेंचेस मिलेंगे। तो ये जो ट्रेंचेस का फॉर्मेशन है मैंने पहले भी डिफाइन किया है। ठीक है, जब हमारा 2 प्लेट कन्वर्ज होते हैं तो जहाँ से वो कन्वर्ज होते हैं एट दैट पॉइंट ए ट्रेंच इज फॉर्म दैट इज नोन एज ओशनिक डीप और ट्रेंचेस। ठीक है, तो लॉन्ग, नैरो, डीप एंड स्टीप साइडेड डिप्रेशन, long, narrow, deep, steep-sided depressions in the ocean floor obtain the deepest part of the ocean. ठीक है,
अक्सर ये डीपेस्ट पार्ट होता है। इट फॉर्म्ड एट कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री, बताया था। ट्रेंचेस आर एसोसिएटेड विथ एक्टिव वोल्केनोस, स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स, माउंटेन्स एंड आइलैंड आर्क्स। तो इनके साथ में जो भी कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज के साथ जो फीचर्स का फॉर्मेशन होता है, जो भी जियोफिजिकल फीचर्स फॉर्म्ड होते हैं, वो सारे एसोसिएटेड होते हैं विद ट्रेंच आल्सो, मतलब उन्हीं के साथ में ये भी पाया जाएगा। ठीक है। ओशियानिक ट्रेंचेस प्ले ए क्रूशियल रोल किसमें? अर्थ जियोलॉजिकल प्रोसेस में, इंक्लूडिंग द रिसाइकलिंग ऑफ ओशनिक क्रस्ट एंड द डायनामिक ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो ओशियानिक ट्रेंचेस होता है, ट्रेंचेस के थ्रू ही जो प्लेट होता है वो डिस्ट्रॉय होता है। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे प्लेट क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, प्लेट क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। ओके, तो ये जो होता है यहाँ पे ट्रेंच का फॉर्मेशन हुआ, तो ट्रेंचेस पे ही आकर के जो ओशियनिक क्रस्ट होता है वो हमारा क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। और कहाँ पे बनेगा? मिड ओशनिक रीजस पे ओशियंस का नया क्रस्ट फॉर्म होता है और ट्रेंचेस पे डिस्ट्रॉय होता है। तो ऐसे होगा कि ये हमारा मिड ओशनिक रीजस है, यहाँ क्रस्ट फॉर्म हुआ और जाके कहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ? ट्रेंच पे डिस्ट्रॉय हुआ, यहाँ फॉर्म हुआ, यहाँ डिस्ट्रॉय हुआ। तो रिसाइकलिंग ऑफ द क्रस्ट। ओके, यही कहना चाहता है। मिड ओशनिक रीजस भी मैंने आपको बताया था, समझाया था, फिर से देख लीजिए। ओशनिक रीजस आर टेक्टोवोल्केनिक मतलब प्लेट टेक्टोनिक और वोल्केनो। ठीक है, टेक्टोवोल्केनिक मतलब जो वोल्केनिक इरप्शन प्लेट टेक्टोनिक के थ्रू होता हो। फीचर्स रिप्रेजेंटिंग ए माउंटेनियस meandering डिपोजिशनल फीचर बिल्ड बाय अकोमुलेशन ऑफ बेसाल्टिक लावा। ठीक है, तो मिड ओशनिक रीजस का यह डिफिनेशन है। बाकी मिड ओशनिक रीजस को आप जानते हैं, जहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होता है, जब प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर दूर जाती हैं, तो दूर दूर जाने की वजह से नया क्रस्ट ओपन होता है। यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होगा, जिसके वोल्केनिक इरप्शन होगा और वोल्केनो जब क्या होगा, कूल डाउन होगा, कूल डाउन हो करके डिपोजिट होगा, डिपोजिट होगा, कूल डाउन होगा, तो इट विल गिव द फॉर्मेशन ऑफ मिड ओशनिक रीजस, मतलब कि रीजस का फॉर्मेशन हुआ है एट द मिड ऑफ द ओशियन। ठीक है। ए मिड ओशनिक रीजस is composed of two chains of mountains separated by a large depressions। ठीक है, दो चेन का फॉर्मेशन होगा। कहने का मतलब कि ये तो एक यहाँ पे चेन बनेगा, ठीक है, एक यहाँ पे चेन बनेगा। इसका मतलब इसके पीछे एक पूरा चेन बन रहा है, आगे चेन बन रहा है। ठीक है, जो एक डिप्रेशन के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं, यही कहना चाहता है बस। अब इसमें बहुत थोड़ा और डिफाइन है। मिड ओशनिक रीजस अकर्स along the divergent plate boundaries where new ocean floor is created as the earth tectonic plate spread apart। बताया हूँ। It make longest mountain range on the earth। Point to be noted। longest mountain range on the earth, बहुत बड़ा। अब देख लो, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोनों मिला दो तब मिड अटलांटिक रीज के बराबरी कर पाएगा, शायद, तब भी ना कर पाए। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन द अर्थ। द मिड ओशनिक रीजस प्लेज ए क्रूशियल रोल इन प्लेट टेक्टोनिक्स, सी फ्लोर स्प्रेडिंग बताया था, एंड द जियोलॉजिकल प्रोसेस दैट शेप द ओशियन फ्लोर। पता होगा। एबेसल हिल, ये क्या होता है? सी माउंट और ग्यूट। एबेसल हिल जो होता है, अगर हिल सिर्फ बोला जाए तो उसमें सी माउंट और ग्यूट होते हैं, जो कि दोनों टेक्टो वोल्केनिक ओरिजिन होते हैं। कहने का मतलब है कि प्लेट वोल्केनो के थ्रू ही इनका ओरिजिनेशन होता है। ठीक है, जो कि डिराइव्ड होता है, वो वोल्केनो किससे डिराइव्ड होता है? वो वोल्केनो डिराइव्ड होता है फ्रॉम प्लेट टेक्टोनिक। देयरफॉर जो इनका कंपोजिशन है वो बेसाल्टिक इन नेचर होगा। मतलब कि अगर पूछा जाए सी माउंट का कंपोजिशन क्या होगा, तो सोच में पड़ोगे। नहीं, सोचना नहीं भाई, वोल्केनो के थ्रू हुआ है, एंड वो भी कौन से वोल्केनो? टेक्टो वोल्केनिक, अंडर द वाटर, अंडर द ओशियन, बेसाल्टिक इन नेचर। ठीक है, चाहे सी माउंट हो चाहे ग्यूट हो। तो सी माउंट, इट इज ए माउंटेन्स विथ पॉइंटेड समिट। इट इज ए माउंटेन ऑफ पॉइंटेड समिट। ये पॉइंटेड समिट है, सी माउंट हो गया। Some of the peak of sea mount emerge out of the water and become island। कभी कभी ये सी माउंट बाहर निकलते हैं तो ऐसे में आइलैंड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे हवाईयन आइलैंड नॉर्थ पैसिफिक ओशियंस में। मोनाकियो, ठीक है, मोनाकिया, ठीक है, जो मोनाकिया है ये हवाईयन आइलैंड में
एक वोल्केनो होता है, ठीक है, जो 400 मीटर एबव सी है, 400 मीटर समुद्र के ऊपर है और 600 मीटर बिफोर सी फ्लोर है। कहने का मतलब है कि पानी यहीं रह गया, पानी जो है वो यहीं तक रह गया। 400 मीटर ये पानी से बाहर निकल करके वोल्केनिक इरप्शन कर रहा है और 600 मीटर पानी के अंदर भी है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो मोना किया है इज़ द टालेस्ट लैंड फीचर्स ऑन द अर्थ। अगर हम कॉन्टिनेंट की बात ना करें, पूरे अर्थ की बात करें, तो उस पूरे अर्थ पे जो टालेस्ट लैंड फीचर है वो मोना किया है, ठीक है। मोना किया इज़ ए पीक या हाईएस्ट पीक ऑफ द एम्परर सी माउंट चेन। एम्परर सी माउंट चेन है, उसी का एक पीक है मोना किया, ठीक है। बात करते हैं ग्यूऑर्ट की। ग्यूऑर्ट जो होता है ये फ्लैट टॉप्ड सी माउंट होता है दे, ठीक है, फ्लैट टॉप्ड, ये फ्लैट टॉप्ड, ठीक है, सी माउंट होता है। दे शो एविडेंसेस ऑफ ग्रेजुअल थ्रू ग्रेजुअल, यहाँ पे तो इरोजन लिखना होना चाहिए था, मिस्टेक हो गया, ग्रेजुअल इरोजन, ठीक है, थ्रो स्टेजेस टू बिकम द फ्लैट टॉप सबमर्जेस माउंटेन्स। मतलब ये हुआ कि बाहर निकला, इसका फ्लैट टॉप जो था पहले नहीं था, पहले ऐसे टॉप था, ठीक है। फिर धीरे धीरे इस पर क्या हुआ, इरोजन हुआ, इरोजन होने के बाद धीरे धीरे ये क्या हो गया, फ्लैट टॉप्ड हो गया और फिर पानी के अंदर चला गया, क्योंकि हाइट रिड्यूस हुआ, पानी के अंदर चला गया, ठीक है, तो ग्यूऑर्ट का फॉर्मेशन हो गया। दे वेयर वंस अबव सी लेवल बट हैव बीन इरोडेड एंड देन सबमर्ज्ड ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक एंड सी लेवल चेंजेस, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक और सी लेवल चेंजेस की वजह से पानी के अंदर चला गया। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट मोर देन 1000 या 10,000 सी माउंट्स एंड ग्यूऑर्ट्स आर एग्जिस्टेड इन पैसिफिक ओशन एलोन। तो पैसिफिक ओशन में सी माउंट और ग्यूऑर्ट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ग्यूऑर्ट प्रोवाइड द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड पास्ट सी लेवल ऑफ द अर्थ ओशनिक रीजन्स, ठीक है। ग्यूऑर्ट जो होते हैं वो जैसे कि मैंने बताया ना, उस पर प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है, उसका इरोजन हो रहा है। तो ये जो होता है हमारा जो ग्यूऑर्ट होता है ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में, जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में एंड पास्ट सी लेवल के बारे में, कि मतलब पास्ट में जो सी लेवल है वो चेंज हुआ है, जिसकी वजह से जो ग्यूऑर्ट है पहले ओशंस के बाहर हुआ करता था, वो ओशंस के अंदर है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, लेक्चर्स को आज के द एंड।